नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इलेक्शन मोड में दिख रहे हैं। दिवाली खत्म होते ही 1 नवंबर को आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला किया है और महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इस हमले में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस किस्म के वायदे करती है जिनको वो कभी पूरा नहीं कर पाती, इसलिए कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हो गई हैं। कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में आज वे अपने वायदे पूरे नहीं कर पा रहे हैं और वहां के उनकी सरकारें वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। उत्तरी इजराइल में गुरुवार को हिजबुल्लाह ने 2 रॉकेट हमले किए हैं जिनमें 7 इजरायली लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 4 कृषि मजदूर हैं और 1 महिला भी है। ये हिजबुल्लाह का एक बड़ा हमला काफ़ी दिनों के बाद इजराइल में देखने को मिला है। जापान में शुक्रवार यानी आज एक अनोखा नियम लागू हुआ है जिसमें कहा गया है कि जापान में साइकिल चलाते वक्त अगर कोई फ़ोन का इस्तेमाल करेगा तो उसको 6 महीने तक जेल काटनी पड़ सकती है। इसके अलावा 1 लाख येन तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कनाडा पुलिस ने पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर गोलियां चलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह दक्षिण एशियाई मूल का व्यक्ति है और इसको लेकर कनाडा पुलिस के अधिकारियों ने ट्विटर पर भी पोस्ट किया है। पाकिस्तानी सांसद अब्दुल रहमान कंजू ने हरियाणा में अपनी दिवाली मनाई। वे हरियाणा के सिरसा जिले के चौटाला गांव में मेहमान थे और उनकी मेहमान नवाजी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने की। उन्होंने उनके लिए एक जनसभा भी आयोजित करवाई। इस बार श्री हरमंदिर साहिब में 1 लाख दिए जलाए गए और सिख नस्ल कुशी की बरसी होने के कारण कोई भी आतिशबाजी नहीं की गई। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर भारतीय राजनीति से। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर दिख रहे हैं। हमला करने का कारण ये है कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और वहां पर बीजेपी की साख दांव पे लगी हुई है। जिस हिसाब से भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश एक अहम सूबा है, एक मुख्य सूबा है, वैसे ही अगर मैं कहूँ तो दूसरे नंबर पे कोई इंपॉर्टेंट सूबा है या स्टेट है तो वो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा हमको पता है कि भारत की राजनीति में जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता महाराष्ट्र है जहाँ पर 48 लोकसभा सीटें हैं। इस कारण बीजेपी के लिए ये सूबा काफ़ी अहम है। इसके अलावा जिस महाराष्ट्र सूबे में कुछ महत्वपूर्ण जगह भी हैं जिसमें से एक मुंबई है। मुंबई और पुणे ये ऐसे इलाके हैं जिन पे बीजेपी चाहती है कि उन्हीं का राज हो। महाराष्ट्र में अगर बीजेपी का राज होता है तो उनको अपने नैरेटिव ड्राइव करने में बहुत आसानी होती है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 नवंबर को, कल दिवाली बीती है, आज सुबह से ही वो कांग्रेस के खिलाफ ट्वीट किए जा रहे हैं। इन ट्वीटों का कई सारे ट्वीट किए उन्होंने, कई सारे बयान दिए हैं। सार यही है, इसमें ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत सारे चुनाव के दौरान वायदे करती है, गारंटियां देती है, लेकिन उनको बाद में पूरा नहीं कर पाती। उन्होंने राजस्थान का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस समय हिमाचल प्रदेश में और तेलंगाना में, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वे अपने वायदे पूरे वहाँ पर नहीं कर पा रहे जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने गारंटियाँ दी थी। रोजगार के ऊपर भी उन्होंने यही कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हरियाणा में भी जो कांग्रेस की हार हुई है वो इसी वजह से हुई है क्योंकि वो लोगों को पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी झूठे वायदे करती है। आप मेरे पीछे जब मैं बुलेटिन कर रहा हूं तो अगर आप कोई आतिशबाजी सुन रहे हैं तो उसका कारण ये है कि यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे लोग आतिशबाजी कर रहे हैं और इस समय मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और दिल्ली से बुलेटिन कर रहा हूँ। कल 31 अक्टूबर को भी आतिशबाजी की गई और आज 1 नवंबर को भी यहाँ पर आज आतिशबाजी की जा रही है। लेकिन हम सबको पता है कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत AQI जिसको बोलते हैं वो काफ़ी ख़राब है और बहुत ख़राब है। कल तो ये 800-900 तक पहुंच गया था रात के समय में जब लोग पटाखे जला रहे थे। और लेकिन लोग कहाँ मानते हैं। कुछ लोगों ने कल दिवाली सेलिब्रेट की, कुछ लोग आज दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे भी जो गले का हाल है वो बहुत ख़राब है और सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, नाक बंद है, आँखों में जलन हो रही है और ये जो दिल्ली में इस समय जो भी लोग हैं उन सभी के साथ यही हो रहा है। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो स्पेन से आई। स्पेन के मौसम विभाग ने देश के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित तटीय इलाके हुलेवा में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल मैंने आपको खबर दी थी कि वहां पर 51 लोगों की मौत हो गई थी जो स्पेन में जो बाढ़ आई थी
वो स्पेन के प्रधानमंत्री ने भी वहाँ पर बहुत सारे अनाउंसमेंट की थी। तो स्पेन इस समय में जो बाढ़ है उससे जूझ रहा है और उसको लेकर ही वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इवन जो अरासेना है, आंदेवालो है, कोंडांडो एरिया है, वहाँ पर बारिश और तूफान बहुत हो रहे हैं। वहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है और रेड अलर्ट की शुरुआती घंटों में तो रेड अलर्ट की जानकारी दी गई है। और इसके अलावा ये कहा गया है कि स्पेन में कोई भी आपकी अगर कोई ज़रूरी यात्रा नहीं है तो आप स्पेन में ज़रूर मतलब ट्रैवल करने से बचें। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो फ़लस्तीन और जो इजराइल और लेबनान के बीच में जो कुछ चल रहा है वहीं से आई है। और हिजबुल्लाह ने जो उत्तरी इजराइल है वहाँ पर 2 रॉकेट हमले किए हैं जिसमें तकरीबन 7 लोगों की मौत होने की खबर है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी की है। उनके मुताबिक ये हमला महीनों से हो रहे हमलों में सबसे घातक साबित हुआ है। और उसमें जो एक इजरायली किसान की मौत हुई है, 4 कृषि मजदूर मारे गए हैं। और ये लेबनान की सीमा से मतलब 65 किलोमीटर के आसपास ये जगह है और वहाँ पर ये 2 हमले हुए हैं और जिसमें 55 तोप के गोले फायर किए गए हैं और कई सारी और भी चीज़ें हुई हैं और उसी में इन 7 लोगों की मौत हुई है। और इसको इजराइल सबसे घातक हमला मान रहा है आज के उस दिन का। तो यानी कि हिजबुल्लाह से भी कहीं ना कहीं जैसे हिजबुल्लाह के बिल्डिंग के ऊपर इजराइल ने हमला किया था जिसमें तकरीबन 65 लोगों की मौत होने की खबर थी और अब उसका जवाब हिजबुल्लाह ने दिया। 7 लोग मरे हैं। छोटा हमला है क्योंकि हिजबुल्लाह के पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं। हिजबुल्लाह के जो चीफ थे वो भी मारे जा चुके हैं। नए चीफ हालांकि नईम कासिम गद्दी संभाल चुके हैं, लेकिन जो नसरुल्लाह था, नसरुल्लाह को पूरी दुनिया जानती थी जो हिजबुल्लाह के चीफ थे। हसन नसरुल्लाह की मौत को लेकर पूरी दुनिया में खबरें भी बनी थी। पिछली जो सितंबर महीना था, 27 सितंबर को नसरुल्लाह को मारा गया था और उसके बाद नसरुल्लाह के बाद एक और का दावा था, उसको भी मार दिया गया था। उसके बाद अब नईम कासिम जो कि डिप्टी सेक्रेटरी होता था नईम नसरुल्लाह का, उसको जो हसन नसरुल्लाह का उसको बनाया गया है। तो अभी ये भी देखना होगा कि हिजबुल्लाह के कैसे काम करता है, कैसे उसकी सोच रहेगी, उसके ऊपर भी सभी लोगों की नज़र है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर जापान से आई। जापान में शुक्रवार यानी आज एक ऐसा कानून पास किया गया है जिसको लेकर आप भी हंसेंगे। अगर साइकिल चलाते वक्त कोई फ़ोन का इस्तेमाल करता है, मोबाइल फ़ोन का, तो उसको 6 महीने की कैद हो सकती है या फिर उसको 1 लाख येन तक का जुर्माना हो सकता है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना काल के बाद जापान में काफ़ी मात्रा में लोग साइकिल चलाने लगे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से बचने लगे हैं और पर्सनल जो साइकिल्स हैं वो रखने लग गए हैं। लेकिन साल 2023 में जो घटनाएं जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें 25% लोग साइकिल वाले थे और जिसमें 72,000 से ज़्यादा साइकिल दुर्घटनाएं दर्ज की गई और जो कि 25% के आसपास था जो टोटल रोड के ऊपर दुर्घटनाएं हुई। उसी वजह से ये सब किया गया है। और अगर एक हिसाब से देखें तो सुनकर बड़ा अजीब लगा क्योंकि भारत में तो साइकिल वाले को कोई कुछ कहता ही नहीं है या फिर दूसरे मुल्कों में भी कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन जापान ने अब 6 महीने की सज़ा का ऐलान कर दिया या फिर 1 लाख येन तक का जुर्माना अगर आप साइकिल चलाते हुए फ़ोन चलाते पाए जाते हैं तो। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर कनाडा से ही। कनाडा में पंजाबी मूल के जो गायक हैं, पंजाबी के जो गायक हैं पी ढिल्लों, उनके घर पे जो फायरिंग की गई थी उससे रिलेटेड एक साउथ एशियन अब लड़के को पकड़ा गया है और वो नाम से तो वो भी पंजाबी लग रहा है। और उनके ऊपर जो हमला हुआ था उसकी जो एक हिसाब से जो जिम्मेदारी थी वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। और जो लड़का पकड़ा गया है वो 25 साल का ही है, अभिजीत किंगरा उसका नाम है। और अभिजीत किंगरा विनीपिग का रहने वाला है, 25 साल का है और इसको पकड़ा गया है। जो कनाडा की जो पुलिस अधिकारी हैं नैन्सी सग्गर, उन्होंने बताया कि पुलिस को एक और संदिग्ध की तलाश है और 23 साल का विक्रम शर्मा नाम का एक आदमी है, उसकी भी तलाश है। उसके खिलाफ भी वारंट जारी किए हुए हैं और पुलिस का अनुमान है कि वो अब भारत में भाग गया है। जो विक्रम शर्मा है, जो इस अभिजीत किंगरा के साथ जिसने फायरिंग की थी, वो अब भारत भाग गया है ऐसा पुलिस का मानना है और पुलिस ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। और जो ये पूरा गोलीकांड वाला जो मामला था, आप सबको पता है कि 2 सितंबर को ये सब हुआ था। इसमें कनाडा पुलिस ने एक प्रेस रिलीज भी शेयर किया
किया था, जिसमें 2 सितंबर को कारों में आग भी लगती हुई देखी गई थी। इसके अलावा एक घर और एक कार पर गोलियां चलाई गई थी, उसमें गाड़ी के शीशे पे भी वो हुआ था। और जो अभिजीत किंगरा जो आरोपी है उसको ओंटारियो से गिरफ्तार किया गया है और ओंटारियो कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा, यानी कि आज कर दिया गया, शुक्रवार हो गया तो आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो दूसरा संदिग्ध है, दूसरा जो लड़का है विक्रम शर्मा 23 साल का, वो भारत में भाग आया है और उसका भी स्केच जारी कर रखा है। तो ये दोनों ही एक हिसाब से मैं तो कहूँगा कि ये दोनों ही लड़के इन्होंने जो फायरिंग की उसके बाद जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जो बात आई वो यही आई थी कि उन्होंने एपी ढिल्लों के ऊपर हमला इसलिए करवाया गया क्योंकि वो जब भारत आए थे तो सलमान खान से मिले थे। तो ये एक मामला है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर दिल्ली में जो प्रदूषण हुआ दिवाली के बाद उसको लेकर है। आप सबको पता है कि जो AQI है वो बहुत ज़्यादा पहुंच गया था, कल 800 850 तक हो गया था, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। मैं खुद उसका सफ़र कर रहा हूँ, मेरी आंखें जल रही हैं और सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही है। आज भी दिन में भी 400 के आसपास AQI दर्ज किया गया, 300 से 400 के बीच में AQI था। जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने पटाखों पर बैन लगा रखा था, लेकिन फिर भी कल पूरी रात पटाखे बजे हैं। अभी भी आपको पटाखे बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो जिन लोगों के पटाखे बच गए थे कल बजाने के लिए, वो आज बजा रहे हैं। तो सांस की, हवा की, पानी की किसी की चिंता नहीं है, सबको पटाखे से दिवाली मनानी है। खैर अब क्या करें इस चीज़ का। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर हरियाणा से आई। हरियाणा में किसानों के ऊपर अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके FIR हो रही है और पराली जलाने वाले किसानों के ऊपर FIRs हो रही हैं। हिसार में भी एक 6 कनाल छोटे मतलब एक पूरा एकड़ भी नहीं होता, 1 एकड़ 8 कनाल का होता है किला पूरा, जिसको हम बोलते हैं पंजाब और हरियाणा में। 6 कनाल में किसान ने पराली जलाई थी, उसकी भी फोटो और उसका भी वो निकाल के उसके घर पे जो DC हिसार की जो टीम थी वो पहुंच गई और उन्होंने FIR की है। और बरवाड़ा के किसान हजारी लाल के ऊपर ये FIR की गई है। हालांकि किसान संगठनों ने इसका संज्ञान ले लिया, शायद इसकी एक हिसाब से इसके खिलाफ भी चीज़ें आए किसानों की तरफ से। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला के ऊपर तंज किया और तंज कसते कसते उन्होंने दलित समाज को भी अपमानित किया है और ये हरियाणा में मुद्दा भी बनता दिख रहा है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो रणदीप सुरजेवाला हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, वो उनके पास कोई काम नहीं है, वो सरकारी डूम जैसे हैं, कोई भी काम होता है वो चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, कोई भी बात होती है। तो जो डूम शब्द है बेसिकली डिनोटिफाइड ट्राइब भी डूम होती हैं। डूम, भाट, कंजर, ये शब्द बहुत खतरनाक शब्द हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डिनोटिफाइड ट्राइब्स यानी कि जो घुमंतू जातियां हैं वो हैं और उनको जाति की गाली ये माना जाता है। ये नायब सिंह सैनी ने कहने के बाद जो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं उन्होंने इसको लेकर कहा कि वो दलित समाज का अपमान कर रहे हैं। और इसके अलावा कहीं ना कहीं जो रणदीप सुरजेवाला पिछले काफ़ी दिनों से किसान की, मंडी की, मजदूर की, राइस मिल मालिकों की और NHM की बहुत सारी डिमांड्स को उठा रहे थे। इस वजह से नायब सिंह सैनी ने उनके ऊपर ये हमला किया कि ये तो कोई भी छोटी मोटी बात होती है उसको लेकर भी चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। तो ये एक मामला था और हरियाणा में कई डिनोटिफाइड ट्राइब से रिलेटेड लोगों ने इसकी निखेधी भी पाई है। शायद नायब सिंह सैनी के खिलाफ कोई मामला भी दर्ज इस मामले में कोई ना कोई करवा सकता है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर हरियाणा में एक खास दिवाली मनी और इस दिवाली में जो मेहमान थे वो पाकिस्तानी सांसद अब्दुल रहमान कांजू रहे। और ये दिवाली मनी हरियाणा के सिरसा जिले के चौटाला गांव में पूर्व मुख्यमंत्री इंडियन नेशनल लोकदल के और ओम प्रकाश चौटाला वो मेज़बान थे और उन्होंने अब्दुल रहमान कांजू के लिए गांव में सभा भी करवाई, जनसभा भी करवाई। सारा गांव, चौटाला गांव काफ़ी बड़ा गांव है और डबवाड़ी बॉर्डर जो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है उससे अगला ही गांव है और बादल गांव भी उससे नज़दीक है। अगर सुखबीर जो सरदार प्रकाश सिंह बादल जी अगर जिंदा होते तो वो शायद ज़रूर एक साथ दिवाली मनाने आते या फिर कुछ कई बहुत सारे त्योहारों पे इकट्ठा रहते हैं। तो जो अब्दुल रहमान कांजू थे वो आए और उन्होंने भाषण भी दिया। इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि यही ऐसे ही मौके होते हैं जहाँ पर आप
भारत और पाकिस्तान के बीच जो कड़वाहट है उनको दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान एक ही खून है और साउथ एशियन जो पूरा वो एक है, उस नुक्ते को लेकर उन्होंने बात की। इससे पहले भी जो अब्दुल रहमान कांजू हैं वो चौटाला परिवार की शादियों में आ चुके हैं। चौटाला परिवार जब पाकिस्तान गया तो उनके पास जा चुका है। और नवाज शरीफ की सरकार में अब्दुल रहमान कांजू के जो पिताजी थे वो विदेश मंत्री भी रहे। काफ़ी बड़ा परिवार है उनका वहाँ पर। और जो लोधरन जिला है, मुल्तान और भागलपुर के बीच में जिला पड़ता है, वहाँ से वो सांसद हैं और लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। 22 साल की उम्र में वो मेयर बन गए थे, तो वो आए हुए थे। और इसके अलावा चौटाला गांव में ठीक ठाक उनको जश्न भी किया गया, सभा भी आयोजित की गई और उन्होंने मिठाइयाँ भी खाई। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर है हरियाणा में जो पावर डायनामिक्स है उसको लेकर। मनोहर लाल खट्टर जिलेवार अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर रहे हैं। वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? वो ये दिखाना चाह रहे हैं, हालांकि मंत्री वो सेंटर में है, यानी कि वजीर उनको सेंटर में बना दिया गया है, लेकिन हरियाणा की पॉलिटिक्स का मोह नहीं रहा है और उन्होंने पानीपत में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। इसी तरीके से वो चाह रहे हैं कि शहर दर शहर उनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको वो पावरफुल रखें और हरियाणा की पॉलिटिक्स में अपना वजूद बनाए रखें। नायब सिंह सैनी को मनोहर लाल खट्टर का प्यादा ही कहा जाता है। अब ये भी देखना होगा कि नायब सिंह सैनी अगले 6 महीने में उनकी रणनीति क्या रहती है। क्या सच में मनोहर लाल खट्टर के प्यादा ही रहेंगे या फिर वो एक इंडिपेंडेंट अपनी छवि भी बना पाएंगे? तो लोग इसको लेकर काफ़ी सवाल खड़े करें कि नायब जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो अब जिलेवार अपने प्रतिनिधि क्यों नियुक्त कर रहे हैं, क्या मतलब उनका रह गया है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर श्री हरमंदिर साहिब से आई और वहाँ पर 1 लाख दिए जलाए गए। और सिख नस्ल खुशी की बरसी होने के कारण वहाँ पर कोई आतिशबाजी नहीं की गई। और श्री अकाल तख्त साहिब से भी मैसेज आया था कि आप सिर्फ घी के दिए जलाएं, आतिशबाजी ना करें, इलेक्ट्रिक जो लाइटिंग है उसका इस्तेमाल भी ना करें। ये एक हिसाब से आदेश भी आया था। और श्री अकाल तख्त साहिब से जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने कौम के नाम पर संदेश भी दिया और कहा कि नशे से दूर रहें और पंजाब में नशा कहर बरपा रहा है। इसके अलावा आप सबको पता है कि साल 1984 1 नवंबर साल 1984 और भारत के 110 शहरों में सिखों के खिलाफ दंगे भड़के थे और सिखों की नस्ल खुशी कहिए, आप नरसंहार कहिए, जेनोसाइड कहिए, सिख जेनोसाइड हुआ था। और उसी को लेकर आज 40 साल हो रहे हैं और एक हिसाब से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा वो। और मैं तो यही कहूँगा कि उस रिलेटेड उस समय के जितने भी अकाउंट्स हैं, जो लोगों की यादगारियां हैं, मेमोयर्स हैं, और या फिर जो पब्लिक अकाउंट हैं या फिर पीयूसीएल जैसी संस्थाओं की जो रिपोर्टें हैं वो ज़रूर आप पढ़ें ताकि आपको पता लग सके कि किस किस्म का माहौल था और सिखों के खिलाफ भारत में किस किस्म का एक उनके साथ रवैया रहा। और बहुत भयानक दौर था, मतलब बात करते हुए भी गला सूख जाता है। इसके अलावा आज बंदी छोड़ दिवस भी है। छठे गुरु हरगोविंद जी ग्वालियर के किले से वो आए थे और उन्होंने अपने साथ 52 राजाओं को भी छुड़वाया था। आप सबको पता है कि ये जो समय है ये मुगल काल का समय है और जो बादशाह जहांगीर हैं वो दिल्ली पर काबिज हैं और उन्होंने ही जो सिक्की के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उन्होंने श्री हरगोविंद सिंह जी को कैद कर लिया था ग्वालियर के फोर्ट में। लेकिन फिर एकदम से जो जहांगीर हैं वो बीमार पड़ गए और वो इतने बीमार पड़ गए कि उनको इलाज, कोई दवा उनके ऊपर काम कर ही नहीं रही थी। तो फिर किसी ने उनको बताया कि आपने श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी को गिरफ्तार कर रखा, उनको रिहा करना पड़ेगा, उनकी रिहाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ठीक हो पाओगे। तो जब उन्होंने उनकी रिहाई की बात कही तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ साथ ये 52 राजा भी आप छोड़िए। और श्री गोविंद सिंह जी ग्वालियर के फोर्ट से अकेले बाहर नहीं आए, उन्होंने भारत के अलग अलग जो 52 राजा थे वो भी छुड़वाए। और इसी वजह से जो सिख हम सबको पता है कि जो सिख समाज है वो आज के दिन पे बंदी छोड़ दिवस मनाता है। और इस बार जो एक हिसाब से ये दिन भी आज का पड़ रहा है। और इसके अलावा आज 1 नवंबर का दिन 1984 में जो हुआ था उस 40 साल की एक आज बरसी भी है। इस वजह से आज सिख समाज सिर्फ घी के दिए जला रहा है, आतिशबाजी से बच रहा है। और ये श्री अकाल तख्त साहिब से संदेश भी था, आदेश भी था, तो ये भी हम सब मान रहे हैं। तो ये एक, तो मुझे लगा कि आप तक ये जानकारी भी मैं बार बार बताऊं कि आज 40 साल हो गए हैं जो सिख जेनोसाइड के, और उसकी बरसी हम मना रहे हैं आज।
और हम इसको काले दिन के तौर पर हम चिन्हित कर रहे हैं। काले दिन के इसलिए हम कोई आतिशबाजी भी नहीं कर रहे और जो इलेक्ट्रिक लाइटिंग है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ घी के दिए जला रहे हैं। और ये घी के दिए भी जो 1984 में जो 110 शहरों में भारत में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था उनकी यादगारी में, और उन आत्माओं को, उन सिखों को, उनकी आत्मा को शांति मिले। और वो जो अकाउंट्स हैं जो उनके, और जो कुछ घटा था उसको लेकर जो रिपोर्ट्स हैं वो आप लोग ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि उस 40 साल पहले, उस 1 नवंबर 1984 को क्या घटा था। देखने और सुनने के लिए शुक्रिया। आप देखते और सुनते